हेलो ओजांकियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिखा सिंह ओजांक आईएएस अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी पर्यावरण और पर्यावरणीय संकट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें दिख रही हैं, वो जैविक हो, अजैविक हो, भौतिक हो, जलवायु हो, एनर्जेटिक हो, सारी वो चीज़ें जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जिनसे हम संसाधन इकट्ठा करते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, वो सारा जो हमारे चारों ओर दिख रहा है और हमें प्रभावित करता है, वो पर्यावरण है। ये जो है एक प्राकृतिक पर्यावरण भी हो सकता है। मानव के लिए प्राकृतिक पर्यावरण उसका खुद का जो है बनाया हुआ पर्यावरण है। जैसे कि जो पुल हो गए, स्कूल्स हो गए, जो भी हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जो भी चीज़ें हैं हमने बनाई हैं अपने जो है सुविधा के लिए, वो सारा जो है मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है। और मानव का पर्यावरण अर्थात जो भी हमारे शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो भी हमारे विचारधारे हैं, कस्टम है, रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ें क्या है, मानव का पर्यावरण है। इसी के दम पे मानव आज डोमिनेंस हो गया है। उसके ये बहुत उसको एक बौद्धिक मानव कहा जाता है। और उसने बहुत सारा जो है डेवलपमेंट इसी के चलते किया। इवोल्यूशन में उसने बहुत तेज़ी से प्रगति की केवल इसी के ज़रिए। तो अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय संकट के बारे में। तो जो पर्यावरण होता है वो एनर्जी और एंड फ्लो के एक जो है सतत साइकिल के रूप में काम करता है। और ये होम्योस्टैसिस को स्थापित करता है। अर्थात ऊर्जा और द्रव्य का लगातार प्रवाह होता रहता है। अर्थात जो भी चीज़ें सरप्लस होती है उसको माइनस करने वाली प्रकृति में वो कारक हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जो उसको जो है कोई चीज़ सरप्लस होगी तो उसको माइनस करेंगे और ये होम्योस्टैसिस को हमेशा जो है स्थापित करेंगे। प्रकृति हमेशा समस्थित संतुलन को ही जो है पसंद करती है। लेकिन मानव ने क्या किया? मानव ने अपने टेक्नोलॉजी के दम पे, मशीनों के दम पे उसने बहुत सारी डेवलपमेंट चीज़ों के ज़रिए मैटर्स को जो क्या होता है कि पृथ्वी पर, लैंड पर बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। अब ये जो है डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये कार्बनिक चीज़ों से नहीं बने हैं। और प्रकृति ने जो अपघटक हमारे बनाए वो केवल प्रकृति जो कार्बनिक चीज़ें हैं उन्हीं को जो है डिकम्पोज कर पाते हैं। तो ऐसे में जैसे मानो ने थर्माकोल, प्लास्टिक ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं कि ये वापस पर्यावरण में डिकम्पोज होके जा ही नहीं पा रही है। एनर्जी एंड मैटर एक जगह ट्रैप होके और रुक चुका है बहुत बड़ी मात्रा में जो है। जैसे गार्बेज के रूप में, अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट के रूप में, ई मेडिकल और तमाम इस प्रकार के मानव द्वारा बनाए गए चीज़ों से रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए। तो ये जो है डिकम्पोज हो ही नहीं पा रहे हैं। इसको जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं इसको डिकम्पोज कर ही नहीं पा रहे हैं। तो एनर्जी एंड मैटर में जब भी बाद की जो साइकिल है उसमें जब भी बाधा उत्पन्न होती है, जब भी रुकावट हो जाती है, तो पर्यावरणीय संकट जन्म लेता है। और ये बहुत बड़ी प्रकृति का जो एनर्जी और मैटर साइकिल है ये बहुत बड़ी मात्रा में काम करता है। जैसे कि उदाहरण ले जल चक्र का। जल चक्र में क्या है कि हमारे पास जो जलमंडल है वो जो हमारा समुद्रों में और जो है लेक्स, नदियों में तमाम प्रकार के जो हमारे जल है, तो वो सन के द्वारा एनर्जी के माध्यम से क्या होता है कि वो वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये भाप बनकर उड़ जाता है। ये तरल जो लिक्विड में होता है वो भाप बनता है। भाप बनने के बाद ये जो है संघनन होता है इन बूंदों का और ये बादल का रूप लेते हैं। बादल के इसके ये हवाओं के माध्यम से ये बादल जो है हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और जो है पहाड़ों पर और जो है पानी जो है बर्फ़बारी के रूप में और वर्षा के रूप में वापस जो है इससे जो है स्थल मंडल पे आते हैं। जो जैव मंडल को भी प्रभावित करते हैं, प्लांट्स को, जीवों को, ये सब ग्रहण करते हैं। उसके बाद वापस ये जो है फ्लो होते हुए जो है फिर समुद्रों में पहुंच जाता है। तो ये दिखाता है कि ये जो जल चक्र सिस्टम है बिना किसी मोटर के, बिना किसी जो है टुल्लू और बिना किसी पाइप के हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट काम कर रहा है। यदि इसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है मानव अपने जो है किसी भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो ये किसी भी एक जो है फैक्ट में यदि कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो सभी जो है कंपोनेंट उसके प्रभावित होंगे। यदि हमने जो है सीज में, लेक्स में बहुत बड़ी मात्रा में जो हमने अपशिष्ट डाल दिया है
तो ये धीरे धीरे जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जैव विविधता में भी दिक्कत होगी, और ये जो जल चक्र सिस्टम है इसमें भी हमें समस्याएं देखने को मिल रही है। तो यही मेरे कहने का अर्थ यही है कि प्रकृति एनर्जी और मैटर के जो है होम्योस्टेटिस होम्यो को लगातार फ्लो कराते हुए समस्थिति पर ही कार्य करती है। तो हम इस समय कुछ ऐसे लक्षण को देख पा रहे हैं जो हमारे पर्यावरणीय संकट को साफ साफ बताते हैं कि मानव ने अपने जो है इस डेवलपमेंट के चरण में जो आया हुआ है, और मानव और पर्यावरण के बीच जो शत्रुतापूर्ण संबंध हो चुके हैं, तो इसमें उसने बहुत सारे ऐसे जो है कार्य कर लिए हैं कि अब वो अगर ये आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पीछे वापस जाने लायक नहीं, एक क्रांतिकता बिंदु को ये टच कर लेंगे, और उसके बाद ये पीछे जाने के इसके पास अवसर ही नहीं होंगे, चाह कर भी पीछे नहीं जा पाएगा। तो इस समय यदि हम देखें तो कौन कौन से हमको ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके से दिख रहे हैं, ये पूरे दुनिया में दिख रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर स्थान पे नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी जो है पूरे दुनिया में ही इसका प्रभाव देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 15 वर्षों से दुनिया में सबसे गर्म महीने देखने को मिल रहे हैं, और पृथ्वी का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है, और कहा जा रहा है कि यदि ऐसा ही बढ़ता रहा तो कुछ सालों में ही जो हमारे तटीय देश हैं, हमारे जो तटीय द्वीप हैं, वो सब जो है समुद्र में जो है डूब जाएंगे, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और हमारे जो ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से इसी कारण पिघल रहे हैं। इससे क्या होगी कि एनर्जी जो और मैटर का जो साइकिल है वो और तेज़ी से प्रभावित होगा, जो जल चक्र सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और हम एक भयानक क्राइसिस को जो है देखेंगे। और उस समय एक और जो फिनोमेनन देखने को मिलेगा जो जिसको कहते हैं जलवायु शरणार्थी, क्लाइमेटिक जो है शरणार्थी देखने को मिलेंगे हमें, क्योंकि ये सारे जो तटीय देश डूबेंगे तो ये भाग कर जो है अन्य लैंड वाले स्थल पे जाएंगे, और वहाँ पर जो है रिसोर्सेज पे और बड़ा दबाव पैदा करेंगे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं जल संकट भी बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, ये पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। मैं भारत के अगर उसमें बात करूँ तो जैसे हमारे बेंगलुरु शहर हो गए, दिल्ली में हो गए, और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे जो है बड़ी मात्रा में जो है जल संकट देखने को मिल रहा है। लोगों को जो है गर्मी के समय में हमारे ताल तलैया और जो बावड़ियाँ हैं ये सब तक सूखते जा रहे हैं, क्योंकि हम सही से वर्षा जल का संरक्षण तो करते नहीं हैं, ऊपर से बहुत अधिक एक दोहन के तरीके से वर्षा जो है पानी को यूज करते हैं, बर्बादी करते हैं उसकी, और बड़ी मात्रा में उसको बहा देते हैं ऐसे ही नालों के माध्यम से। तो इससे हमें बड़ी मात्रा में जल संकट देखे, एक तरफ हम बर्बादी भी करते हैं, दूसरी तरफ हम जो हमारी नदियां हैं जो हमारे जल का बहुत बड़ा स्रोत है उसमें हम डायरेक्ट गार्बेज और जो ठोस अपशिष्ट ये हो डंप कर रहे हैं, लैंडफिल को हम बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारा भूमिगत जल भी बहुत ज़्यादा लीची के माध्यम से जो है प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम जो है नालों से जो है हमारे कचरे वगैरह और तमाम बिना शोधित किए हुए मलमूत्र वगैरह को भी प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये हम एक तरफ पानी की मांग भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जल जो स्रोत हैं उनको भी पूरी तरह से नष्ट करते जा रहे हैं। तो इस समय ये क्यों हो रहा है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में जल की कमी देखने को मिल रही है। इससे जो है हमें टैंकर से पानी मंगाना पड़ता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि हमारा जो बेलगुरु शहर में गर्मी जो है 2 साल पहले वहाँ पे बाढ़ भी आई थी, और गर्मी के टाइम में हमें वहाँ पे जल संकट देखने को मिला था। तो हाँ, रेलगाड़ी चलाई गई थी जो हमारे जो है राजस्थान से जो है वहाँ के लिए जो है ट्रेन से पानी ले आया जा रहा था। तो ये दिखाता है कि हमने जो है बहुत बड़ी क्राइसिस को जन्म दे दिया है, और यदि हम वापस वर्षा जल संरक्षण की तरफ नहीं गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमारी जो बावड़ियाँ हैं, जो हमारे पोखरे तालाब हैं, या फिर जहाँ जैसा सिस्टम है उनको पुनर्संरचित करने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ हम बहुत बड़ी क्राइसिस को जन्म दे चुके हैं, और हम जल जो है वाटर स्कैरसिटी की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ हमें एक समय ऐसा आता है कि एक महीने तक, एक समय ऐसा है कि साल भर में जहाँ एक महीने पानी पीने की जो है हमको उपलब्धि ही नहीं होगा। और हमारे ऐसे जो है हमारे नीति आयोग ने रिपोर्ट भी दिया है कि हमारे देश के कई सारे बड़े शहर के अंदर के जो भूमिगत जल है वो ख़त्म होने की कगार पर पहुँच चुके हैं।
और इसी प्रकार हम देखें तो हम सैनिटाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जिस तरीके से कचरा डंप कर रहे हैं, खुले में शौच जाते हैं, आबादी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम अपशिष्ट पदार्थों को बहुत तेज़ी से नदियों में डंप कर रहे हैं। गैस जो है प्लास्टिक के कचड़े को ले जाके समुद्रों में डंप कर रहे हैं। इससे जो है हमारे जो पीने के जो स्रोत हैं वो दूषित हो रहे हैं। नदियाँ भी दूषित हो रही हैं, साथ साथ समुद्र भी दूषित हो रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाली जैव विविधता को भी बहुत तेज़ी से जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है हैजा बीमारियाँ, डायरिया बीमारियाँ ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हमारी नदियाँ जो सूखती जा रही है, मृतप्राय होती जा रही है, हम तेज़ी से उसमें उसकी जलधाराओं में परिवर्तन भी कर देते हैं, और ये इससे हमारी नदियों को धाराएं भी सूख रही हैं। दूसरी तरफ हम जो बची हुई हैं उनको भी इतना जो है गंदा करता जा रहे हैं कि वो पीने लायक नहीं बची हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी हाल में रिपोर्ट आई कि जो यमुना नदी का पानी है वो नहाना तो छोड़ो, आचमन तक के लायक नहीं है। उसको आप उसमें उसको जो होता है ना कि स्नान करना धार्मिक अनुष्ठानों पर, इन सब तक के लायक नहीं बचा है। हमारा गंगा नदी का पानी एकदम काला हो चुका है, दुर्गंध आती है सीवेज की। तो ये बताता है कि हमने कितनी बुरी तरीके से, जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं हम नदियों को, उन्हीं को कितनी बुरी तरीके से जो है नष्ट करते हैं। और जब धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई भी पर्व होता है, तो हम उसमें जाके स्नान भी करते हैं कि हाँ, हम जो है अपनी नदियों को माँ मानते हैं। तो ये कितना बड़ा स्कैर्सिटी है कि हम जिस चीज़ को सम्मान देते हैं उसी को जो है हम जो है दोहन करके, उसी को दूषित करके इतनी बुरी तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि ठोस अपशिष्ट की बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है, जिसको कि हमारे डिकम्पोज़र जो है वो अपशिष्ट जो है अपघटक वो डिकम्पोज कर ही नहीं पा रहे हैं। वो वापस उसको जो है डिकम्पोज करके उसको एनर्जी एंड मैटर के साइकिल में डाल ही नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हमने ठोस अपशिष्ट जो है पैदा कर दिया है, और प्रकृति के पास कोई तरीका नहीं है कि वो वापस उसको भेज पाए। क्योंकि मानव ने जो है प्रकृति के खिलाफ जाकर ये सारी चीज़ें की हैं, और यह बहुत तेज़ी से बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी यदि देखा जाए तो केवल 23% वेस्ट ही जो है उसका हम निपटान कर पाते हैं। बाकी का जितना वेस्ट है वो सभी अभी भी लैंड पर ही उपस्थित है। लैंडफिल के रूप में हम कूड़ों का पहाड़ बनाते जा रहे हैं। जैसे कि गाजीपुर में देख ले, दिल्ली में देख ले, अनेक जगह देख लेते हैं, इसमें विस्फोट भी हो जाता है, आग लग जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव ये होता है कि वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग या फिर जो गरीब लोग होते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव झेलना पड़ता है। कहने को हम स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, लेकिन यदि हम इन सब चीज़ को निपटान के तरीके सही से नहीं सुझाते हैं तो ऐसे स्मार्ट सिटीज़ का क्या मतलब है। यदि हम अपने प्राचीन सभ्यता में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में नज़र डालें तो कितना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था, उसमें हर चीज़, उसमें नालियाँ जो है सबको जो है हर घरों से आके जो है उसमें मिलती थी, और नालों से एक छोटी नाली, बड़े नाले से जाके वो डायरेक्ट मतलब एक सिस्टम के तरीके से था। और जो है कूड़ा वगैरह भी के लिए भी एक प्रॉपर उसमें सिस्टम था। ये बताता है कि हमने जो है जो उस समय की जो प्लानिंग थी कितने बेहतरीन तरीके से, नियोजित तरीके से थी, सारा चीज़ एकदम सिस्टमिक तरीके से था। लेकिन आज हम अनियोजित तरीके से शहर को बसाते हैं बिना किसी प्लानिंग के। इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है, और वहाँ के रहने वाले तो जागरूक है भी नहीं, ना वो जागरूक होना चाहते हैं, ना इसमें सरकार ही कोई प्रोग्रेस करती है, बताती है कि हाँ इस तरीके से शहर को बसना चाहिए। वो शुरुआत से ही कोई कोशिश नहीं करती। इससे अनियोजित तरीके से शहरों का छितराव होता जाता है। और उसके बाद जो है स्लम्स का भी जो क्योंकि ये ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करते हैं ये शहर, तो बहुत तेज़ी से गांव से शहरों में शहरों की ओर पलायन होता है, आजीविका की लालच में और अच्छे जो है आय की लालच में, तो या फिर चकाचौंध ही देखकर। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में स्लम्स का जो है निर्माण होता जाता है, और ये अनसैनिटाइज होते हैं, अनहाइजेनिक होते हैं। तो ये मतलब इनके पास कोई जो है सुविधा नहीं होती। उन शहरवासियों के, सरकार भी उनकी ओर ध्यान नहीं देती। तो ये जिस तरीके से ये अनप्लानिंग तरीके से सारा कार्य हो रहा है, तो उन्हें एक तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है, और हमारा एनर्जी एंड मैटर साइकिल पे भी वो बहुत बड़ा जो है दबाव बढ़ रहा है कि वो उसको जो है डिकम्पोज नहीं कर पा रही हैं। हमने दो नदियों को जो है पूरी तरह से दूषित कर दिया है। हमने जो है बहुत सारी वाटर बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया है, वो पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। कई नदियाँ मृतप्राय हो चुकी हैं।
इसी प्रकार हम देखते हैं समुद्री प्रदूषण के बारे में यदि देखें तो हमने जो है पूरी तरह से जो है अपने सिस्टम को प्राकृतिक सिस्टम को चैलेंज कर दिया है। हम आर्टिफिशियल तरीके से जो है अपना इन्वायरमेंट बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे जैविक विविधता है, जो इस जो है बेस है पूरे प्रकृति का, एक पूरे एनर्जी एंड मैटर फ्लो का, जिनके माध्यम से फूड कॉम्प्लेक्सिटी जन्म लेती है, ट्रॉपिक सिस्टम जो है हमारा ऊर्जा स्तर जो है बना रहता है, और अनेक जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं ये हमारे समुद्र। उनका भी हमने पूरी तरह से जो है दोहन तो किया है, उसके बावजूद हमने उसमें बहुत ढेर सारा जो हमारे जो डेवलपमेंट देश है, जिसको जो कहते हैं कि हम विकसित देश हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट किया है, हमारे पास हाई पर कैपिटा इनकम है, हाई जीडीपी है, वो जो है क्या करते हैं, वो जो अपने यहाँ के जितने भी कचरे वो ले जाकर समुद्रों में डंप कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं सारगैसो सागर, जो अपनी उसकी खूबी थी कि वो सारगैसम घास की वजह से प्रसिद्ध था, कि वो एक समुद्री घास थी सारगैसम, वो उसके नाम से जाना जाता था। लेकिन आज क्या हुआ कि जो हमारे अमेरिका और इधर यूरोपियन देश है, उस पर इतना ज़्यादा जो है कचरा डंप किए, इतना ज़्यादा प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की चीज़ें डंप की है कि वो आज वो सारगैसम जो है घास ख़त्म हो चुकी है, और उसकी जगह वो प्लास्टिक का समुद्र बन चुका है। ये बताता है कि हमने कितनी बड़ी बर्बादी की है अपने जो है प्राकृतिक संसाधनों की। हमारे जो वहाँ के जीव हैं, उसके बहुत सारे जीव खत्म हुए, हमारे कोरल जो है बहुत बड़ी मात्रा में ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी हाल में ही जैसे कि दक्षिण चाइना भी वाइट सन रेफ के पास जो है मछलियों को पकड़ने के लिए लगातार उसमें शिपिंग कर रहा है, लेकिन ये सारे जो संसाधनों को जो है एक तरीके से शोषण दोहन करने की जो भूख बढ़ती जा रही है विभिन्न देशों की, विभिन्न लोगों की, ये हमें जो है एक आपदा की ओर लेके जा रही है, जो मानव के अस्तित्व पर बहुत बड़ा चिन्ह लगाएगी, और साथ साथ जो है हमारे जैव विविधता पर भी बहुत बड़ा चिन्ह लगा ही चुकी है। हम 6 मास एक्सटेंशन की ओर बढ़ रहे हैं, और ये मानव जनित होगा, ना कि प्रकृति जनित होगा। तो ये हमने बहुत सारी मात्रा में समुद्रों में प्लास्टिक जो है डाल दी है, गार्बेज उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें भर दिया है, और सबसे ये घटना देखी जा रही है तेल रिसाव की बहुत बड़ी मात्रा, ऑयल स्पिल बहुत बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है कि वो टैंकर पलट जाते हैं, या फिर जो आपस में संघर्ष होता है तो उनका विस्फोट कर देते हैं, वो हाईजैक कर लेते हैं। फिर ये सारा जो घटनाएं हैं ना, इनसे मानव तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो हमारे जलीय जीव है उस पर एक परत जो है बिछ जाती है समुद्र के ऊपर, जो तेल होता है, तो इससे हमारे जो जलीय जीव होता है उनको ऑक्सीजन जो है ग्रहण करने में, उनको जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, ये जो है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। और ये समुद्र के पानी को भी जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इन्हें जो है वापस निकालना, इनको फ़िल्टर करना बहुत बड़ा चैलेंज है मानव के लिए भी, जो ये ऑयल जो है स्पिल का जो है घटना चल रही है इस समय। और हमारे हम देख ही सकते हैं कि जो है समुद्री अम्लता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि हमारे जो कोरल ब्लीचिंग की घटना भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये कोरल जो हमारे समुद्रों के वर्षावन कहे जाते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में जैव विविधता को जो है अपने अंदर संरक्षण देते हैं, ये बहुत तेज़ी से इनका ब्लीचिंग होता जा रहा है। हम बहुत तेज़ी से वन उन्मूलन कर रहे हैं, हम पूरा जो है वनों को काटे जा रहे हैं और जंगलों में घुसे जा रहे हैं, रेल की पटरियाँ बिछा रहे हैं। इससे मानव और पशुओं के बीच संघर्ष भी बढ़ रहा है, और दूसरा हम बहुत सारी आपदाओं को हम एक साथ सूखा और बाढ़ भी इसी के कारण देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे वन होते हैं ना, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये जो है कार्बन को भी ट्रैप करते हैं, वर्षा जल का संचय भी करते हैं। ये जो है जल को संचित करके उसको भूमिगत जल तक पहुंचाते हैं। यदि हम ये सारा काट ही देंगे तो भूमि कटाव और ये सारा बहुत तेज़ देखने को मिलता है, मिट्टी की बंजरता भी बढ़ जाएगी, और जो भूमि अपरदन हमें देखने को मिल रहा है कि जो हम ह्यूमस हमारी मिट्टियों को मिलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ ये देख सकते हैं कि जो हमारे जंगली जीव के आवास हैं वो सारा ख़त्म होता जा रहा है इन्हीं मानव के कारण, कि वो जंगलों को काटता जा रहा है, वन को लगाता भी नहीं है। वो उसको लगता है कि प्रकृति ने उसे सब कुछ फ्री में दिया हुआ है, वो उसको चाहे जितना जो है प्रकृति से लेता जाए, लेकिन ये क्या कि पृथ्वी की धारिता क्षमता को ख़त्म कर रहा है। हम जो है
टिम्बर की लालच में, संसाधनों की लालच में हम बहुत तेज़ी से जो है जंगलों को काटते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इस समय जंगलों की आग भी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। कुछ खुराफाती भी होते हैं, वो जंगलों में आग लगा देते हैं। हमारे अनेक से ऐसी मशीनें आ गई कि हम तेज़ी से जंगलों को काट के, अब हाथ से नहीं काटना पड़ता, मशीनों से जो काट के गाड़ियों से उठवा ले जाते हैं। तो हम ऐसे भी जंगलों में घुस चुके हैं जहाँ पे मानव का हस्तक्षेप नहीं था। जैसे कि हमारे अमेज़न के जंगल हो गए, कांगो वन हो गए, ये सब जो जो वन थे, ये मानव के हस्तक्षेप से बाहर थे। हमारे केवल आदिवासी जनजाति जो है वहाँ पे रहते थे, वो उनका जो है उपभोग करते थे, जितना उनको ज़रूरत होती थी वो उससे ज़्यादा उन प्रकृति की रक्षा भी करते थे। तो अब मानव जो है हर वो उस जगह घुस चुका है जहाँ पे मानव का हस्तक्षेप पहले नहीं होता था। वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से देखते हैं तो बढ़ चुका है। तीव्र वायु प्रदूषण हमारा जो दिल्ली है, गैस चैम्बर में देखते हैं आप कितना तब्दील हो जाता है। स्मॉग जो है बहुत पूरे 3 से 4 महीने इसकी जो है घटना देखने को मिलती है। एकदम एयर क्वालिटी जो होती है एकदम बदतर तरीके से बेकार हो जाती है। लोगों के सांस संबंधी बीमारियां तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो हमने जो है वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से जो है इंक्रीज़ कर दिया है। हमने ग्रीन हाउस गैसेस को इतना उत्सर्जित किया है, बिना उसका जो है हमने जो है जो हमारे फैक्ट्रियाज़ होती हैं, हमारे जो बिजली उत्पन्न करने वाले जो भी होते हैं, वो तो उनसे क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारा जो है निकलता है और ये जाके वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ये कहीं जाता तो है नहीं, क्योंकि हमने जो दिया है वो एग्जिस्ट है, वो हर समय उपस्थित है। अब हम उनको लेने के लिए मजबूर हैं। तो ये वायु प्रदूषण भी, और ये जीवों के लिए भी, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए नुकसान कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि हमारी जैव विविधता बहुत तेज़ी से ह्रास हो रही है। मानो अभी 6th मास एक्सटेंशन की ओर बढ़ रहा है। और हम देख सकते हैं कि हमारे जो ऊर्जा सुरक्षा है, ये भी जो है बहुत तेज़ी से घटती जा रही है। हमने क्या किया कि हमने इतना तेज़ी से कोयले का दोहन किया है। हमने जो भी हमारे जो है सिस्टम थे एनर्जी के, हम फॉसिल फ्यूल्स का बहुत तेज़ी से उपभोग करते जा रहे हैं। हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है कि हम उसको जो है अनियोजित तरीके से उपभोग कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि हमारे जो ऊर्जा सुरक्षा है वो कुछ लोगों को तो अच्छे से प्राप्त होती है, जो उसका वो दोहन कर रहे हैं, जो उसका उपभोग कर रहे हैं, कुछ उसकी बर्बादी भी कर रहे हैं। इससे कि बहुत तेज़ी से घट भी रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। आज भी बहुत सारे लोग लकड़ी का ईंधन का भी प्रयोग करते हैं, जो कि धुएं के कारण 5वां मौत का कारण है पूरी दुनिया में। और सबसे ज़्यादा इससे महिलाएं प्रभावित होती हैं। इससे क्या होता है कि वो एक तो पहले ही समावेशन बिंदु से बाहर हैं, उन्हें और भी जो है इस वजह से और समस्या झेलनी पड़ जाती हैं। और एक सबसे बड़ा जो है समस्या देख सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। जनसंख्या विस्फोट की वजह से मानव क्या है पूरी दुनिया में डोमिनेट कर गया। उसका जैव भार इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक हो चुका है सभी जीवों में। तो इससे क्या है कि ये भी एक संकट को जन्म दे रहा है। मानव का उपभोग लालच तेज़ी से और बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ये जो है हमारी जो लैंड है वो सिकुड़ती जा रही है, जो उपजाऊ है। तो मानव खाएगा क्या? जिस तरीके से जनसंख्या कंट्रोल नहीं की जा रही है, सरकार भी अनियोजित तरीके से काम करती है, कोई इसकी प्लानिंग नहीं रहती, वो केवल वोट बैंक की तरह काम करती है और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रयास नहीं करती। इससे क्या होता है कि लोग भी गलत तरीके से, चाहे कृषि प्रैक्टिस ही ले लें या कुछ भी, वो भी नहीं सोचते हैं कि हाँ जितनी इस पृथ्वी पर उनको जो है पढ़ाना लिखाना, उनका खर्च भी चलाना ज़रूरी है, उनको एक अच्छा जीवन देना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना। तो ये सारा हम चीज़ देख सकते हैं कि एक पर्यावरणीय संकट बहुत बड़ी मात्रा में जन्म, एक दो नहीं, बहुत सारे संकट ऐसे जन्म ले चुके हैं जिनको कर्व करने की सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मानव का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वो हर चीज़ को अपने अंदर समाहित करता जा रहा है, वो अपने हर चीज़ का उपभोग करता जा रहा है। इससे क्या होगा कि जीवों का तो ना जो है आवास नष्ट हो रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी संसाधन हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी की धारिता क्षमता भी खत्म हो रही है और मानव का उसकी जो पुनर्भरण की क्षमता है वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रही है जितना मानव उपभोग कर रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पर्यावरणीय संकट मानव को कहाँ लेके जा रहा है। ये कोई जो है मानव उसकी
गिनती कर ही नहीं रहा है। कोई जो है पर्यावरणीय जो मूल्य है उसको काउंट नहीं कर रहा है कि हमने कितना ज़्यादा उपभोग कर लिया, हमने इतना पेड़ काट दिया, उसका क्या मूल्य हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रकृति ने दी है। जब मानव उसको खरीदेगा तभी उसका मूल्य लगाता है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि हमारे प्लानिंग में पर्यावरणीय मूल्य को एसेस किया जाना चाहिए कि हाँ, हमने इतने पेड़ काटे, हमने इतने जीवों का नुकसान किया, हमने हमारे जो जंगलों में इतने सारे जीव मारे जा रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि हम अपने गिद्ध को ही ले लें तो हमने डाइक्लोफिनिक की वजह से वो बहुत सारे हमने जानवरों को जो यूरोप से लाए थे, गाय वगैरह, उनके जो है पेन किलर के रूप में दिया। अब वो जो मर गए थे वो डाइक्लोफिनिक जो है वो गिद्धों ने जो है उनको उनका जो है भक्षण किया, तो वो डाइक्लोफिनिक उनके शरीर में पहुँच गया। आज हमारे जो गिद्ध हैं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, बहुत सारे प्रजातियाँ उनकी जो है लुप्त हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सी प्रजातियां हैं जो मानव के कारण, मानव ने जानते बूझते या अनजाने, चाहे जैसा भी कहें, मानव ने अपनी भूख की वजह जानता है, वो सारा चीज़ जानता है, वो इतनी सारी वो जो है अनुसंधान हो रहे हैं, इतनी सारी रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उसको जो है लगातार नकारता जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं करता। वो केवल सिर्फ आई पे जो है करता है कंसंट्रेट, कि पहले मेरा, उसके बाद बाकी दूसरे का देखा जाएगा। लेकिन प्रकृति तो जो है एक बार नष्ट होने के बाद तो दोबारा थोड़ी ना उसको हम वापस ला सकते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी हो सके प्रयास उसको वापस लाने की कोशिश करें, और प्रकृति और मानव के बीच एक संतुलन तरीके से काम करें कि प्रकृति का भी ना नुकसान हो और मानव की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। थैंक्स फॉर ऑल।